चलिए आज हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी कक्षा 8वीं विज्ञान से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 1। आवश्यक सामग्री जैसे 2 बीकर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अनबुझा चूना, पानी, कांच की छड़। एक बीकर में 50 मिलीलीटर पानी लें तथा सावधानीपूर्वक 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम लोग लगभग 50 मिलीलीटर पानी लेते हैं और इसके ऊपर 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और इस विलयन को कांच की छड़ से हिलाते हैं और कुछ देर बाद जब हम इस बीकर को छू करके देखते हैं तो बीकर हमको गर्म लगता है। ठीक उसी तरह से दूसरा एक बीकर लेते हैं। ये एक दूसरा बीकर है, इसमें हम लोग अनबुझा चूना ले रहे हैं और ऊपर से जैसे पानी डालते हैं तो सनसनाहट की आवाज़ आती है। इसमें अनबुझा चूना रखे हैं और ऊपर से पानी डाल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस बीकर को भी छू करके देखते हैं तो यह भी हमको गर्म लग रहा है। दोनों ही बीकर से दोनों ही स्थितियों में ऊष्मा निकलने के कारण बीकर का पदार्थ गर्म हो जाती है। इस कारण से दोनों बीकर भी छूने पर गर्म लगते हैं। तो क्या दोनों ही बीकर में होने वाला परिवर्तन समान है या फिर भिन्न भिन्न है? हम इसके निष्कर्ष को जानेंगे तभी हमको समझ में आएगा। इससे पहले आइए हम लोग एक दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री है जैसे परख नली होल्डर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर, गर्म करने का साधन, सोडा वाटर, खाने का सोडा। ये जो लिटमस पेपर होता है यह एक तरह के सूचक होते हैं जिससे हम अम्ल या क्षार का परीक्षण करते हैं। अम्ल या क्षार का परीक्षण किया जाता है। यदि नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर का रंग यदि लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो दिया गया पदार्थ अम्ल होता है। उसी तरह से यदि लाल लिटमस पेपर का रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है तो दिया गया पदार्थ क्षार होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक सोडा वाटर की बोतल लेते हैं और उसे खोलते हैं तो जो गैस निकलती है उसके समीप गीला किया हुआ नीला तथा लाल लिटमस पेपर को ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लाल लिटमस पेपर के रंग में किसी तरह का परिवर्तन हमको नहीं दिखाई देता, जबकि नीला लिटमस पेपर का रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये जो गैस है इस गैस की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि यह नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर दे रहा है। ठीक उसी तरह से अब सोडा वाटर के विलयन में भी हम लोग लिटमस पेपर को ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लाल लिटमस पेपर के रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं दिखाई देता, किंतु नीले लिटमस पेपर का रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये सोडा वाटर भी अम्लीय प्रकृति का होता है। इस तरह से सोडा वाटर की बोतल से निकलने वाली गैस और सोडा वाटर दोनों ही अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक उसी तरह से एक चम्मच में हम खाने का सोडा लेते हैं और हम उसे गीले किए हुए नीले तथा लाल लिटमस पेपर से परीक्षण करते हैं। तो खाने का सोडा जो है लाल लिटमस पेपर के रंग को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अर्थात खाने का सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक उसी तरह से हम दूसरे परख नली में खाने के सोडा को लेकर के गर्म करते हैं तो जो गैस निकलती है
इसके समीप भी हम लोग नीला तथा लाल लिटमस पेपर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि नीले लिटमस पेपर का रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इस गैस की प्रकृति भी अम्लीय प्रकृति की होती है। इस गैस की प्रकृति भी अम्लीय होती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सोडा वाटर की बोतल से निकलने वाली गैस और सोडा वाटर का विलयन दोनों अम्लीय प्रकृति के हैं, और खाने का सोडा क्षारीय प्रकृति का है, और खाने के सोडा को गर्म करने पर जो गैस निकल रही है वह अम्लीय प्रकृति की है। तो चलिए हम इस निष्कर्ष को इस सारणी में सारणीबद्ध करते हैं। तो सोडा वाटर, सबसे पहले हमने सोडा वाटर लिया, तो इससे निकलने वाली गैस, सोडा वाटर से निकलने वाली गैस मूलतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि अम्लीय प्रकृति की होती है। सोडा वाटर का विलयन यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। खाने का सोडा यह क्षारीय प्रकृति का होता है, और खाने के सोडा को गर्म करने पर जो गैस निकलती है वह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर है, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि इससे यह एक प्रकार का सूचक है। इससे हम अम्ल या क्षार का परीक्षण करते हैं। अम्ल क्षार का परीक्षण किया जाता है। नीला लिटमस पेपर का रंग यदि लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो दिया गया पदार्थ अम्ल होता है। उसी तरह से यदि लाल लिटमस पेपर का रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है तो दिया गया पदार्थ क्षार होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हमने क्रियाकलाप, सबसे शुरू में जो क्रियाकलाप देखा उसमें हम एक बीकर में पानी लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, जल में मिलाते हैं, तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण बीकर गर्म हो जाता है। तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक इसी तरह से हमने दूसरा एक बीकर लिया था जिसमें अनबुझा चूना लिए थे और ऊपर से पानी डाले थे, तो यहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण बीकर गर्म होती है। लेकिन यहाँ पर होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन होता है। तो दोनों ही स्थितियों में ऊष्मा के उत्पन्न होने के आधार पर हम होने वाले परिवर्तन की प्रकृति के बारे में नहीं समझा सकते। भले ही दोनों बीकर गर्म लग रहा हो, लेकिन दोनों ही बीकर में होने वाले परिवर्तन समान नहीं है। एक बीकर में भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे परिवर्तन जो समान दिखाई दे, एक ही प्रकार के हो। रासायनिक परिवर्तन की पहचान करने के लिए हमें देखना होगा कि क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बना है या नहीं। हमें रासायनिक परिवर्तन को पहचानने के लिए हमें यह देखना होता है कि इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बन रहा है या नहीं। नया पदार्थ बन रहा है तब हम उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। हमने क्रियाकलाप 2 किया था जिसमें सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो गैस बाहर निकलती है और सोडा वाटर दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसी तरह से खाने के सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि खाने के सोडा को हम गर्म करते हैं तो जो गैस बाहर निकलती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस तरह से नए पदार्थ का बनना और उसको पहचाने जाने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि किसी भी परिवर्तन में जब कोई नया पदार्थ बनता है तब हम उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नया पदार्थ बनने पर ही रासायनिक परिवर्तन होता है।
सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। इसमें किसी तरह का कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर में घुली हुई होती है। और जब हम खाने के सोडा को गर्म करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह का अभिक्रिया होता है। ये हमारे खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, डिटर्जेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इस तरह से नए पदार्थ बन रहे हैं। अर्थात इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कब? जब हम खाने के सोडा को गर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट खाने के सोडा को गर्म करने पर, माफ़ कीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट से अलग हैं, भिन्न हैं, नए पदार्थ हैं। तो यहाँ पर नए पदार्थ का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया में। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब हम एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो उनमें परस्पर अभिक्रिया होती है और भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं। तो ऐसी घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या फिर क्रियाकारक भी कहा जाता है। और इसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या फिर क्रियाफल कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ हैं। इन दोनों को मिलाने पर इनमें परस्पर अभिक्रिया होती है और नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, अर्थात अभिकारक हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन रहा है, यह उत्पाद है, उत्पाद या फिर क्रियाफल। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं, ऐसे लक्षण को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रियाकलाप 3। आवश्यक सामग्री जैसे परख नली, कैल्शियम कार्बोनेट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कुछ आवश्यक सामग्री हैं। सबसे पहले हम लोग एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और ऊपर से इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। तो उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। तो इस तरह से गैस का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। यहाँ गैस बन रहा है, साथ में अभिकारक की अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी ठोस है अभिकारक, ये द्रव अवस्था में है, यह भी ठोस है। अब देखो, ये दोनों के आपस में अभिक्रिया होने पर ठोस बना, साथ में द्रव भी बना और गैस। इस तरह से अभिकारक के अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है और साथ में गैस भी बन रहा है। तो जब भी किसी अभिक्रिया में कोई गैस बनता है और अवस्था में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चलिए आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4। इसके लिए आवश्यक सामग्री शक्कर, गर्म करने का साधन, परख नली होल्डर, कड़े कांच की परख नली। तो सबसे पहले हम लोग कड़े कांच की परख नली में शक्कर लेकर गर्म करते हैं।
तो पहले ये जो शक्कर है यह पिघलता है, फिर उसको और अधिक गर्म करते हैं तो शक्कर काला पड़ जाता है और साथ में परख नली की दीवार पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती है। इसे शक्कर का अंगारन कहते हैं। इसे शक्कर का अंगारन कहा जाता है। तो यहाँ पर नए पदार्थ बनने की यह क्रिया गर्म करने पर संपन्न हो रही है। ये पानी बन रहा है, शक्कर को गर्म करने पर ये जो पानी बन रहा है, तो शक्कर को गर्म करने पर हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, तभी इस अभिक्रिया में जल बन रहा है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जल बन रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर शक्कर का पिघल करके काला पड़ना और फिर पानी की बूंदों में परिवर्तित होने के लिए हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, तभी यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसी तरह से अन्य अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है। जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। ऊष्मा किसी अभिक्रिया में अवशोषित होती है या फिर उत्सर्जित होती है, तब भी हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। आगे क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री परख नली, दूध, नींबू का रस, गर्म करने का साधन। तो सबसे पहले हम एक परख नली लेते हैं और इसमें दूध लेते हैं और ऊपर से नींबू के रस की कुछ बूंदें डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कि इस परख नली की निचली सतह पर एक अवसाद सा अवक्षेप बन गया है, अवक्षेप बन रहा है। तो इस तरह से जब भी किसी अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बनता है तब भी वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है। तो अवक्षेप का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। ठीक इसी तरह से क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री परख नली, तांबे की छीलन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह से एक हम लोग परख नली लेते हैं, यहाँ पर तांबे की छीलन लेते हैं और ऊपर से यह तांबे की छीलन है, कापर की छीलन है, ऊपर से हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालते हैं। तो कुछ देर बाद यहाँ पर भूरे रंग की गैस बनती है, भूरे रंग की गैस बनती है। इस तरह से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रियाकारक के रंग में भी परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। अवक्षेप का बनना और क्रियाकारक के रंग में भी परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। इस तरह से हमने देखा गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ऊष्मा परिवर्तन अर्थात ऊष्मा का अवशोषण या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन या फिर अवस्था परिवर्तन। इस तरह के लक्षण जिन किसी भी अभिक्रिया में दिखाई देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ऊष्मा परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब एक या एक से अधिक तत्व परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो इस घटना को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। हम उदाहरण भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन वाला उदाहरण, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है
ठीक उसी तरह से दूसरा प्रश्न, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से जुड़े संभावित लक्षण लिखिए। देखिए, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। जब भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती पिघलकर द्रव अवस्था में यहाँ पर द्रव बन जाता है ना, जिसके कारण यहाँ से वाष्प लगातार बनते रहती है और मोमबत्ती जलता है। जब मोमबत्ती जलता है तो हमको यहाँ से प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त होता है। तो इस तरह से मोमबत्ती पिघल करके ऊष्मा और प्रकाश प्रदान कर रहा है, जिसको हम नए पदार्थ के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से यह मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह से अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि हमने ये वाला उदाहरण देखा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है, नया पदार्थ बन रहा है, इसे उत्पाद कहा जाता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी में एक लेक्चर आज यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम अगले लेक्चर में समझेंगे।